Assalamu alaikum. I'm Naseem. Now we will discuss simple pendulum. इससे पहली वीडियोस में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी हैं। इसके अलावा कुछ लॉज भी हमने देखे हैं, जैसे कि हुक्स लॉ। और ये सिंपल पेंडुलम जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जाम्पल है, एक एप्लीकेशन है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम पहला पॉइंट है। A simple pendulum is idealized model consists of a point mass suspended by an inextensible string of length or fixed. सिंपल पेंडुलम जो है वो मुश्तमिल होता है, एक हम मास लेते हैं जिसको हम बॉब कहते हैं, BOB। तो उसको हम सस्पेंड करते हैं एक रस्सी से, उसको लटकाते हैं। रस्सी का एक सिरा मास के साथ कनेक्टेड होता है और दूसरा सिरा जो है वो एक फिक्स पॉइंट, जैसे कि आप किसी भी छत से उसको हैंग कर सकते हैं या किसी स्टैंड के साथ उसको बांध सकते हैं। और जो हम रस्सी लेते हैं वो फिक्स लेंथ की होती है, इन एक्सटेंजिबल। ठीक है, यानी कि उसकी हम लेंथ को चेंज नहीं कर सकते। तो वो लेंथ, इसका मतलब ये हुआ वो फिक्स हुआ। आप चाहें तो दूसरा एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेंथ को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब पेंडुलम आप उसको मूव कर रहे हैं तो उस दौरान लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे जो है डेरिवेशन में या मुख्तलिफ फार्मूलाज में जो है वो कन्फ्यूजन ना हो कि हम लेंथ को कांस्टेंट लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है, व्हेन पुल्ड to one side of its equilibrium position A to position B through a small angle theta। जब हम किसी भी बॉब को, मास को जो है वो अपनी पोजीशन से हटाते हैं, उसको पुल करते हैं, खींचते हैं, तो वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हट जाता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम ए से ज़ाहिर कर रहे हैं, और इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होती है जो रुकी हुई पोजीशन होती है, जीरो पोजीशन, मीन पोजीशन को कहते हैं। तो हमने जो डिस्प्लेस किया है मास को, वो कितना डिस्प्लेस किया है, एंगल टीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम हमेशा टीटा से ज़ाहिर करते हैं क्योंकि हम एंगल में डिस्प्लेस कर रहे हैं, ये लीनियर मोशन नहीं है। एंड रिलीज, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको मास को छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं। इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो ओवर द स्मॉल। इसका मतलब ये हुआ कि ये टू एंड फ्रो मोशन में आ जाएगा, यानी कि वाइब्रेशन जिस तरह से होती है आगे पीछे, तो उस तरीके से ये टू एंड फ्रो मोशन में आ जाएगा। और स्मॉल से मुराद ये है कि ये बहुत कम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ये कवर कर रहा है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को लेने का मकसद ये है कि जब आप किसी भी जो है कर्व में किसी मास को डिस्प्लेस करते हो, तो वो जो रास्ता बनता है वो एक कर्व रास्ता बनता है। हम जो फॉर्मूले यूज़ कर रहे होते हैं वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले यूज़ कर रहे होते हैं। तो जब हम स्मॉल एंगल लेते हैं, ठीक है, बहुत कम डिस्प्लेसमेंट जो है कवर करती है बॉडी, तो अगर हम उसको जूम करके देखें उस पाथ को, तो वो हमें स्ट्रेट लाइन नज़र आएगा। जब आप ज़्यादा एंगल कवर करते हैं तो आपको नज़र आएगा, दायरे में जब आप हरकत कर रहे हैं तो आपको एक कर्व पाथ नज़र आएगा। लेकिन अगर मैं 1 डिग्री या 0.5 डिग्री जो है पाथ को डिस्प्लेस करता हूँ अपनी पोजीशन से, मीन पोजीशन से, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको जूम करके देखूंगा, उसमें जो कर्व होगा वो नेग्लिजिबल होगा, वो हमें स्ट्रेट लाइन नज़र आएगा। ठीक है, उसमें बेंडिंग हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, होती तो है लेकिन इतनी माइनर कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ठीक है, अगर इस डायग्राम को देखें तो इसके अंदर जो लेंथ है उसको हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया, मास को डिस्प्लेस किया और पॉइंट बी तक लिया है। अब इस मास के ऊपर मुख्तलिफ फोर्सेज अमल कर रही हैं। ठीक है, एक फोर्स वो रस्सी जो मास पे लगा गई उसको हम कहते हैं टेंशन। रस्सी में जो खिंचाव पैदा होता है किसी भी मास को लटकाने पर, उसको हम कहते हैं टेंशन। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा टेंशन होती है रस्सी में, उतना ही एक अपोजिट फोर्स मास लगा रहा होता है रस्सी पर। अगर आप किसी भी मास को रस्सी पर टंगाएंगे तो रस्सी पर टेंशन क्रिएट होगी, जिसको हम जाहिर करते हैं टी से, और उसकी जो डायरेक्शन है वो जो है, जो रस्सी का फिक्स पॉइंट है उसकी तरफ है। और
जो मास है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यानी कि टेंशन के बिल्कुल 180 डिग्री पर, यानी कि 180 डिग्री आउट ऑफ फोर्स होंगी ये, आउट ऑफ फेज होंगी ये फोर्सेस। तो एक फोर्स जो रस्सी लगा रही है उसको हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में जो मास फोर्स लगा रहा है उसको हम एफ से ज़ाहिर करते हैं। लेकिन अगर वो मास का कोई वेट है, वेट भी एक फोर्स है जिसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द अर्थ होती है, ज़मीन की तरफ होती है, तो वो टेंशन के अपोजिट होती है, तो हम उसको डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं मीन पोजीशन की बात करूँ तो दो फोर्सेस लग रही होती है, एक टेंशन ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ वेट। ठीक है, जो कि फोर्स होती है जिसकी यूनिट जो है न्यूटन होती है। लेकिन जब हम बॉब को पॉइंट बी की तरफ लेके जाते हैं तो उस वक्त जो वेट है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो ज़मीन की तरफ नहीं होती, तो वो रिजॉल्व हो जाती है, यानी कि दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रही होगी, आप देखें टेंशन की डायरेक्शन अगर टूवर्ड्स द फिक्स पॉइंट है, तो वो जो वेट होगा उसकी डायरेक्शन टेंशन के अपोजिट भी होगी और ज़मीन की तरफ भी होगी, यानी कि जो टोटल वेट है वो डिवाइड हो जाएगा। उसका कुछ हिस्सा टेंशन के अपोजिट होगा और कुछ हिस्सा ज़मीन की तरफ होगा। ठीक है, अगर हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करें, जो हमने पहले पढ़ा था, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जब किसी भी वेक्टर को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, अगर आप एफ फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके दो हिस्से होंगे, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, यानी कि दो हिस्सों में टूटेंगे, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। बिल्कुल इसी तरीके से अगर डब्ल्यू की डायरेक्शन जो है ज़मीन की तरफ है, तो जब हम उसको दो हिस्सों में तोड़ेंगे, एक होगा डब्ल्यू ऑफ एक्स और एक होगा डब्ल्यू ऑफ वाई। अच्छा, हम पहले पढ़ते थे एफ ऑफ एक्स बराबर होता था एफ कॉस थीटा के, और एफ ऑफ वाई बराबर होता था एफ साइन थीटा के। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि डब्ल्यू बराबर है एम जी के, ठीक है, मतलब ये तो डब्ल्यू हो गया जिसको हम एम जी से ज़ाहिर कर सकते हैं, तो ये जो फोर्स होगी एम जी कॉस थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये डब्ल्यू ऑफ एक्स है, यानी कि हमने डब्ल्यू को दो हिस्सों में तोड़ दिया, डब्ल्यू ऑफ एक्स, और जो डब्ल्यू ऑफ वाई होगा वो परपेंडिकुलर होगा इसके। ठीक है, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होगी उससे 90 डिग्री यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, वो इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि जिस तरीके से एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से डब्ल्यू एफ एक्स और डब्ल्यू एफ वाई आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अब डब्ल्यू एफ एक्स जो है हम कॉस थीटा वाले जो है जहाँ पे कॉस थीटा होता है उसको कहते हैं, यानी कि जो कॉस का फंक्शन हम वाई डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं और साइन का फंक्शन हम एक्स डायरेक्शन के लिए, सॉरी, कॉस का फंक्शन हम एक्स डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं और साइन का फंक्शन हम वाई डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो फोर्स है इसको हम कहेंगे डब्ल्यू ऑफ एक्स और इसको हम कहेंगे डब्ल्यू ऑफ वाई। अब अगर हम देखें ये जो टू एंड फ्रो मोशन है वो किस वजह से होगी, ये जो है ये वाली जो फोर्स है डब्ल्यू ऑफ एक्स, वो टी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, जितनी वैल्यू टी की होगी उतनी वैल्यू डब्ल्यू ऑफ एक्स की होगी, ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, और ये जो मास है ये इक्विलिब्रियम की हालत में इस डायरेक्शन में, यानी कि ये अपनी लेंथ को यानी कि ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में टेंशन है, तो हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम की हालत में। तो टी और डब्ल्यू ऑफ एक्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और जो भी मूवमेंट होगी, जो भी मोशन होगी, ऑसिलेशन होगी, वो डब्ल्यू ऑफ एक्स की वजह से होगी, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड द मीन पोजीशन है। ठीक है, जो कि डब्ल्यू ऑफ एक्स के साथ परपेंडिकुलर है, तो सारी मोशन जो है वो डब्ल्यू ऑफ एक्स की वजह से होगी। तो हम जो काउंट करेंगे फोर्स, वो फोर्स जिसकी वजह से ऑसिलेशन पैदा होगी वो डब्ल्यू ऑफ वाई है। ठीक है, डब्ल्यू ऑफ वाई और डब्ल्यू ऑफ एक्स जो है वो कैंसिल आउट होगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि डायग्राम में देख कर चीज़ों को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाकी हम इसको ड्राइव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।